नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का अंत करीब है, ये बात आप सुनते रहे होंगे। फिर एक डेट दी गई, मार्च 2026 तक नक्सलियों का सफाया हो जाएगा, ये बात आपने सुनी। बीच में नक्सलियों का धड़ाधड़ सफाया हुआ और तब न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले आपको बताया था कि हो सकता है कि नक्सलियों के सफाए का जो मियाद दी गई है, जो वक्त दिया गया है, उससे पहले ही छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हो जाए। अब जो बड़ी खबर आ रही है कि पिछले करीब 105-8 घंटे से बहुत बड़ा नक्सल ऑपरेशन, अभी तक के छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन सीमावर्ती इलाके में चल रहा है, जिसमें महाराष्ट्र, झारखंड और छत्तीसगढ़ की तरफ से अलग अलग फोर्सेस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। 2, 4, 10 नहीं, सैकड़ों नहीं, 1-2 हजार नहीं, 10,000 जवानों ने 60 किलोमीटर के एरिया को घेर रखा है। 60 वर्ग किलोमीटर का पूरा एरिया है। 10,000 जवान तीनों राज्यों की सीमाओं पर बैठे हुए हैं और बीच में फंसे हैं सैकड़ों नक्सली और उनके कई कमांडर्स, जो अब तक बस्तर की धरती को, झारखंड के एरिया को, उड़ीसा, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली वाले इलाके को नक्सली वारदातों से दहलाते रहे, वो सब के सब वहां फंस गए हैं। यह कहा जा रहा है कि अब फोर्सेस इंतजार कर रही हैं कि उनके पास खाना पानी खत्म हो और हम ऑपरेशन को अंजाम दिए, क्योंकि यह स्ट्रेटेजी बनाई गई है। हमारे जवानों के बैकअप के लिए बस्तर के जंगलों से लगातार हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं, एम्बुलेंस पहुंचा दी गई हैं, तमाम व्यवस्थाएं दे दी गई हैं, बैकअप पार्टी चारों तरफ से पहुंच गई है और यह कहा जा रहा है कि बस 1-2 दिन के अंदर बहुत बड़ी खबर नक्सली मोर्चे पर शायद हमको मिल जाए। नक्सली वारदातों से दहले लोग, पूरा इलाका इंतजार कर रहा है कि वो अच्छी खबर कब वहां से निकलकर सामने आएगी। इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि सीएम साय क्या कह रहे हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव ने क्या कहा है इस पूरे ऑपरेशन को लेकर। शांति वार्ता की जहां तक बात है, हम लोग तो जब से सरकार में आए हैं तब से उनके लिए दरवाजा खुला रखे हैं। उनको बार बार बोला गया कि आप लोग ये गोली और हिंसा की भाषा को छोड़िए और विकास से जुड़िए और मुख्यधारा में आइए, और बहुत लोग आए भी। आप लोगों के साथ सरकार न्याय करेगी, अच्छा पुनर्वास देंगे। बहुत लोग उस पर विश्वास भी किए और आत्मसमर्पण भी किए, लेकिन जो अब नहीं मानेंगे, जिनको गोलीबारी की ही भाषा समझ में आएगी या हिंसा की भाषा समझ में आएगी। हमने जनता से वायदा किया था कि बस्तर को नक्सल मुक्त करेंगे और हमारी सरकार बनने के बाद नक्सल उन्मूलन के लिए सुनियोजित रूप से, व्यवस्थित रूप से अभियान चल रहा है। पिछले 15 महीनों में लगभग 350 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और यह लगातार अभियान चलेगा। और जो हमारा संकल्प है, मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने का, उस दिशा में ठोस और मजबूत कदम उठा रहे हैं। जहां तक अभी जो ऑपरेशन चल रहा है, अभी ऑपरेशन जारी है। जैसे जैसे ऑपरेशन अंतिम चरण में पहुंचेगा, आपको विस्तृत जानकारी उसकी मिलेगी। और आइए अब हम सुनते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र शर्मा ने क्या कहा है, सुनिए। से घिरे हुए नक्सलवादियों ने सरकार से एक बार फिर शांति वार्ता की अपील की है। लगता है कि नक्सली संघर्ष जो है अंतिम पड़ाव पर है और ये बड़ा गंभीर समय है। ऐसी परिस्थिति में सरकार को पूरी गंभीरता के साथ विचार करके उसके हानि लाभ को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए और इस समस्या के समाधान के लिए सरकार को चाहिए कि गंभीरता से इस अवसर को हर तरह से छत्तीसगढ़ के हित में भुनाने के लिए, इसको उपयोग में करने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। और आइए देखते हैं आज के बड़े सवाल। हमारे सवाल क्या हैं, देखिए हमारे सवाल ये रहे। सुरक्षा बलों ने सैकड़ों नक्सलियों को घेरा, लाल आतंक के अंत का काउंटडाउन शुरू हुआ। नक्सली बार बार कर रहे ऑपरेशन रोकने की मांग, क्या मिलने वाली है खूनी लड़ाई का अंजाम, मिलने वाला है क्या ये अंजाम? नक्सलियों पर
वार को किसने बताया ज्यादती, पूरे सफाए बिना क्या नहीं मिलेगी नक्सलवाद से मुक्ति। नक्सलवाद पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार, सबसे बड़े ट्रैप में नक्सली और उनके सरदार। जी हां, बहुत बड़ा ट्रैप है ये, और कहा जा रहा है कि अगर ये ऑपरेशन कामयाब हो जाता है तो नक्सलवाद की कमर पूरी तरह टूट जाएगी, जो लगभग अभी कहा जा रहा है कि नक्सलवाद खात्मे के मुहाने पर है। हो सकता है कि उसके बाद बहुत तेजी से हमें खबर मिले कि नक्सलवाद अब अपनी जड़ें जो है वो खो चुका है। इस वक्त हमारे साथ आशुतोष तिवारी जुड़ गए हैं। नक्सल ऑपरेशन जहां पर चल रहा है उस जगह पर हमारी टीम लगातार पिछले करीब 100 घंटे से मौजूद है। जहां तक हमें जाने की इजाजत है, आपको बता दें, सुरक्षा कारणों से हम बिल्कुल अंदर तक नहीं जा सकते, पर जहां तक जिस लोकेशन तक हमें सुरक्षा बलों ने इजाजत दी है हम वहां पर मौजूद हैं और अपने पत्रकारिता धर्म का पालन करते हुए सिर्फ वो जानकारी आपसे शेयर करेंगे जो जरूरी है। हमारे सुरक्षा बलों की स्ट्रेटेजिक लोकेशन या बाकी चीजें हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। हमारे संवाददाताओं को सारी जानकारी है, पर मैं आशुतोष आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जो जानकारी हम दर्शकों से शेयर कर सकते हैं इस वक्त ऑपरेशन को लेकर, प्लीज जरा वो बताएं वहां क्या चल रहा है अभी। देखिए, अंतिम लड़ाई यानी कि निर्णायक लड़ाई जो है यहाँ पर चल रही है। कल जिस तरीके से प्रेस विज्ञप्ति आया था बस्तर पुलिस की तरफ से, और उसमें स्पष्ट कहा गया था कि अनेक नक्सलियों को हमने मारा है, और इसके अलावा अब तक जो है कोई भी वेरिफिकेशन, कुछ भी ऐसा स्पष्टीकरण अब तक सामने नहीं आया है। लेकिन देखा जाए तो ये जो 100 घंटे से ऊपर मुठभेड़ चल रहा है, जिसमें 3 राज्यों की पुलिस वहां पर मौजूद है और पूरी तरीके से लेयर बाय लेयर वहां पर घेरे हुए हैं। अगर मैं उस पहाड़ की भौगोलिक स्थिति बताऊं तो वो पूरी तरीके से एक नुकीले नुमा पहाड़ है और उसके चोटी पर जो है वो नक्सली है, और नक्सली पूरी तरीके से बंकर बनाकर रखे हुए हैं वहां पर। आसपास के ग्रामीणों से जब हमने बात की तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि सुबह सुबह जो है पूरी तरीके से यूबीजीएल का आवाज आता है, गोलियों की कड़कड़ाहट की आवाज वहां पर सुनाई देती है। रात को भी ये स्पष्ट तरीके से सुनाई देता है। आप समझिए कि जो गांव में हम गए थे वहां से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर के ये जो फासला में जहां मुठभेड़ हो रहा है वो स्थल है, उसके बाद भी वहां तक उतनी दूर तक आवाज आ रही है। इसके अलावा जो बंकर बनाया गया है नक्सलियों के द्वारा, और जो नक्सलियों के द्वारा अंदर जो है सुरंग है, वहां पर पूरी तरीके से वे अपने आप को महफूज रखे हैं। और ये भी बताया जा रहा था कि जब पहले दिन जब फोर्स उस पहाड़ पर चढ़ रही थी उस वक्त नक्सलियों के द्वारा काफी यूबीजीएल दागा गया था, और फोर्स की तरफ से भी ये यूबीजीएल वहां पर दागा गया था। और अब जो है रेगरगट्टा की जो करेगट्टा का जो पहाड़ है उस पर जो है लेयर बाय लेयर चारों तरफ से फोर्स ने घेर रखा है, और वो पहाड़ी खड़ी पहाड़ी है। आपने एक विजुअल देखा होगा जो हमने जो है तत्काल प्रभाव से दिया था, उसमें जवान कैसे चढ़ रहे हैं। 40 से 44 डिग्री का तापमान है। उस तापमान के बीच जो है जिस तरीके से जवान उस खड़ी पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, उनके सांस जो है पूरी तरीके से उस कैमरे में कैद हुए हैं, वो थके हुए हैं। कितने जवान जो है डिहाइड्रेट हो चुके हैं, जिन्हें वहां से रेस्क्यू करके निकाला गया है, हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके निकाला गया है। तो ये निर्णायक लड़ाई जरूर चल रही है। बड़े नाम यहां पर सामने आए हैं, जो हिड़मा, देवा और जो अन्य जो 3 नाम और सामने आ रहे हैं, वो पूरी तरीके से ये दर्शाता है कि दबा हुआ नक्सलवाद जो है अपने आप को अभी महसूस कर रहा है। यही वजह है कि रुपेश का एक और प्रेस विज्ञप्ति आता है और उसमें ये लिखा हुआ रहता है कि हम जब शांति वार्ता को लेकर तैयार हैं तो फिर ये जो सरकार का जो मंशा है वो हमें स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। हमें सरकार की तरफ से जवाब का इंतजार रहेगा। तो अपील फिर भी की जा रही है। इस अपील का मतलब आप समझिए कि ये स्पष्ट नजर आता है कि नक्सली पूरी तरीके से बैकफुट पर है, और जिस तरीके से हिड़मा एक जो है नक्सलवाद का ऋण माना जाता है, अगर वो खत्म हो जाता है तो पूरी तरीके से बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। जी ठीक है आशुतोष, आप बने रहें, अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से जवान हमारे लगातार वहां डटे हुए हैं उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत चीजें जो हैं वो अब फोर्सेस की काबू में आ रही हैं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता उज्जवल दीपक जी जुड़ गए, उनका स्वागत करूंगा। उज्जवल जी, देखिए, बहुत बड़ी लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है और बहुत कुछ खोया है छत्तीसगढ़ ने और खासतौर से बस्तर ने। अब हमें लग रहा है कि निर्णायक लड़ाई पर हम पहुंच रहे हैं। बार बार अपील की जा रही नक्सलियों की तरफ से कि इस ऑपरेशन को रोक दिया जाए। इस वक्त सरकार की, पुलिस की, फोर्सेस की क्या स्ट्रेटेजी है सर? देखिए, सबसे पहले तो हमारे जांबाज जवानों को मेरा सादर प्रणाम, जो 44 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर में, गर्मी में जब आम आदमी घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, वो 5000 फुट ऊंचे लंबी चढ़ाई, सीधी चढ़ाई वाले पहाड़ पे चढ़कर
हमारी रक्षा के लिए तत्पर है और नक्सलियों का खात्मा करने के लिए संकल्पित है। मेरा उनको फिर से उनको सादर प्रणाम। देखिए, आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले जब हमारी सरकार बनी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, हमारे माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने एक अपील की थी मीडिया चैनलों के माध्यम से बयान देकर कि मैं वीडियो कॉलिंग करने के लिए भी तैयार हूं नक्सलियों के साथ। उस समय इस बयान की कांग्रेस पार्टी सहित अनेक अर्बन नक्सल ने हंसी उड़ाई थी। कैसे हंसी उड़ाई थी? क्वेश्चन पूछे गए थे कई डिबेट्स में भी कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन नक्सली है, कौन सामने वार्ता कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है। हास्यास्पद ये स्टेटमेंट है। मैं भी कहता था और आज भी कहता हूं कि एक माध्यम था वीडियो कॉलिंग। स्टेटमेंट, उस पर संदेश ये था कि किसी भी तरह की वार्ता के लिए सरकार नक्सलियों के साथ तैयार है। उनको निमंत्रण दिया गया था। उसका जवाब क्या मिला? हमारे जवानों को मुठभेड़ में आईडी ब्लास्ट करके मारा गया। उसके बाद आई सरेंडर पॉलिसी, एक जबरदस्त सरेंडर पॉलिसी आई, नीति बनाई सरकार ने। उसके बाद भी जब बात नहीं बनी, कुछ उसमें सफलता मिली, आंशिक सफलता मिली, पर उसके बाद भी जब हमने देखा कि कारगर नहीं हो पा रही सरेंडर पॉलिसी, नक्सली अभी भी अड़े हुए हैं हमला करने के लिए, लोगों की जान लेने के लिए, निर्दोष लोगों की, निर्दोष आदिवासियों की, पशु पक्षियों, जानवरों की जान लेने के लिए आईडी ब्लास्ट के साथ। आप देखिए, वहां बच्चों की जानें चली गई हैं, उनके हाथ पैर कट गए हैं, पर फिर भी उनको असर नहीं हुआ। अब सरकार ने ठान लिया है। मैं आज एक बात कहने वाला हूं, 31 मार्च वो तारीख होती है जब लोग इनकम टैक्स अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। 31 मार्च 2026 आने वाला जो मार्च है, ईयर एंड, फाइनेंशियल ईयर एंड जिसको कहते हैं, नक्सलियों का अकाउंट क्लोज हो चुका रहेगा। उनको नेस्तानाबूद कर दिया जाएगा। और जो नासूर बन गया है छत्तीसगढ़ के लिए नक्सलवाद, जो हमारे स्टेट की जो ब्रांडिंग हो जाती थी, कभी कभार हम लोग जब जाते थे बाहर तो लोग बोलते थे आप नक्सल राज्य से आते हैं। मुझे लगता है इस साल के बाद, इस फाइनेंशियल ईयर एंडिंग के बाद ये नासूर सदैव के लिए खत्म होने वाला है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन को, माननीय विष्णुदेव साय जी के संकल्प को। ठीक है, और मेरे साथ इस वक्त सत्यप्रकाश सिंह जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से, वरिष्ठ नेता। सत्यप्रकाश सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, देखिए एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और जाहिर सी बात है कि नक्सली अब बार बार हम देख रहे हैं कि पिछले करीब 15-20 दिनों में तीसरी बार है जब वो इस ऑपरेशन को रोकने की बात कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये निर्णायक लड़ाई भी हो सकती है और इसके बाद बहुत अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। नक्सलवाद से मुक्ति को लेकर के जब भी थोड़ी सी सख्ती बरती जाती है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं ये बात कहती है कि देखिए निर्दोष आदिवासियों को कुछ नहीं होना चाहिए, नक्सली हैं या नहीं ये चेक कर लीजिए, इस तरह की चीजें। तो इस वक्त कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पूरे ऑपरेशन को लेकर? देखिए, हमारे जवान जो है वो लड़ रहे हैं। जवान जो है बहादुरी से लड़ रहे हैं, उनकी क्षमता पे, उनके शौर्य पे कोई शंका नहीं। देखिए, हमने कभी भी जवानों की बहादुरी पे शंका जाहिर नहीं किया, न करना चाहिए। और नक्सलवाद की यहाँ तक बात है, कोई भी नहीं चाहेगा कि नक्सलवाद फैले, क्योंकि नक्सलवाद ऐसा चीज जो विकास की कहीं ना कहीं धारा को रोकता है, वहाँ के लोगों की जीवन शैली को कहीं ना कहीं बर्बाद कर देता है। तो हम भी, अगर हम अभी विपक्ष में, तो हम भी ये चाहते हैं कि नक्सल खत्म होना चाहिए ताकि वहाँ के जीवन सुधरे, तरक्की हो, विकास की गंगा बहे। मगर देखिए, आपने जैसे बात की, हमने, आप कभी भी, कोई भी, आपका इतना प्रतिष्ठित चैनल, आप कभी भी कोई भी ऐसा वक्तव्य उठा के देख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने कभी सवाल खड़े किए हो, जो आपने भी सवाल किया, पीडिया में हो या कोयला बेड़ा में हो। आपको याद होगा, उन्हें स्थानीय लोग, वहां स्थानीय निवासी, वहां के सरपंच, उन्होंने ये सवाल खड़े किए। वो राजभवन तक आए थे, ये भी आपके चैनल पे वीडियो चला, राजभवन तक बात किया। उसमें कांग्रेस का कोई एक नेता शामिल था? बताइए, नहीं था। तो हमने एक विपक्ष के नाते ये कहा कि अगर, और ये कहीं ना कहीं कानून के दायरे में है, ये संविधान कहता है कि अगर कहीं कुछ गलत हुआ तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वही मांग वो स्थानीय नेता कर रहे थे, स्थानीय सरपंच कर रहे थे, स्थानीय लोग कर रहे थे। और विपक्ष के नाते हमारा धर्म बनता है, हम भी वही आवाज कर उठा रहे थे कि अगर वो बोल रहे हैं कि भाई उनके पास राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, और वो कहीं ना कहीं आप पुलिस का राजनीतिकरण करके हमारे निर्दोष लोगों को मारे, तो इसकी जांच कराइए। और यही लेके वो राजभवन तक आए थे। तो विपक्ष के नाते हमारा धर्म था, हमने भी वही आवाज उठाई कि अगर वो मांग करे तो आप निष्पक्ष जांच कीजिए। और उसमें दिक्कत क्या थी? सरकार आपकी है, एजेंसी आपकी है, और जनता भी आपकी की, यही जनता ने आपको सत्ता में बैठाया, तो आपको जांच कराने में क्या दिक्कत है? जांच करा लीजिए। इसलिए हमने कभी कोई सवाल नहीं खड़ा किया, हमने तब सवाल खड़ा किया जब विपक्ष, जो स्थानीय लोगों ने सवाल खड़ा किया। हम तो बोल रहे हैं आप कीजिए ना, जैसा भी उज्जवल दीपक जी बोल रहे थे। देखिए, हमने तभी, जब ये विजय शर्मा जी ने बात की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करे, हमने तब भी सवाल खड़ा नहीं किया था। हमने ये बोला था कि आपकी नीति क्या है? आप कभी गोली से मारने की बात करें, अभी अमित शाह जी आए थे,
नक्सली को भाई बोल के चले जाते हैं, कभी आप बोलते हैं कि हम उसके साथ उनके साथ भाजी खाएंगे, कभी बोलते हैं हम गोली से मारेंगे। तो आप ये स्पष्ट कीजिए ना, अगर आज हेलीकॉप्टर वहां उतर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जवान वहां उतर रहे हैं, वहां लड़ रहे हैं इतनी तपती धूप में, मगर स्थानीय लोगों को ये मालूम है कि नहीं है? स्थानीय लोगों को ये मालूम है कि नहीं कि क्या हो रहा है? आपको पारदर्शिता है कि नहीं है? विपक्ष को भी आप साथ लेके चल रहे कि नहीं चल रहे? ये है मुद्दा। अब प्रदेश के स्तर पे भी प्रदेश के स्थानीय लोगों को पता होना चाहिए कि सरकार हमारे लिए काम कर रही है ना, तो हमको भी जानकारी रहे कि हो क्या रहा है, किस स्थिति में हमारा प्रदेश है, कुछ ऐसे अंदरूनी कुछ युद्ध जैसी स्थिति तो नहीं है। ये मांग वहां स्थानीय लोग कर रहे हैं, वही विपक्ष भी मांग करते हैं कि क्या आप करना चाह रहे हो, पारदर्शिता लेके आइए। ठीक है, मैं आ जाता हूं उज्जवल। दीपक जी, देखिए यहां पर बार बार मानव अधिकारों के हनन के आरोप लगते हैं। ये ऑपरेशन जो है, मैं जानता हूं कितनी कठिन परिस्थितियां होती हैं, क्योंकि मेरे भाई, छोटे भाई जो हैं वो खुद बीएसएफ में रहे हैं, तो मैं जानता हूं कि वहां पर आप जब सामने से जंगल से गोली चल के आती तो आप तय नहीं कर सकते कि ये गोली किसी आदिवासी ने चलाई है, किसी नक्सली ने चलाई है, नक्सली समर्थक ने चलाई है, नक्सली कमांडर ने चलाई है। वहां पर एक्शन लेना होता है, वहां पर रिएक्शन देना होता है। तो ऐसे में लेकिन फिर भी मानव अधिकारों को लेकर के बार बार सवाल उठते हैं। हालांकि अब कम से कम इतनी लोगों में जागरूकता आ गई है कि इस तरह का जो विलाप करने वाले लोग हैं उनसे भी सवाल पूछे जाने लगे हैं, पर क्या उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है इस ऑपरेशन के दौरान, या आगे भी रखा जाएगा अगर कुछ होता है तो? ये देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब युद्ध होता है तो वहाँ पर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए जवानों में। और आपने सुना होगा कि टैक्टिक होता है नक्सलियों का कि जब भी वो घिर जाते हैं, वो फंस जाते हैं, वो निर्दोष महिलाओं और ख़ासतौर से बच्चों को सामने कर देते हैं। और कभी ना कभी ऐसी वारदात या घटना हुई होगी कि किसी निर्दोष की जान गई भी होगी, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, एक एजम्पशन है। पर मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस के किसी भी मैनिफेस्टो में, किसी भी लड़ाई में, किसी भी आंदोलन में क्या उन्होंने कभी नक्सली उन्मूलन की बात कही है? क्या उन्होंने अपने किसी घोषणा पत्र में राष्ट्रीय या राज्य के किसी भी चुनाव में यह बात का दावा किया है कि हमारी सरकार आने पे नक्सलियों का उन्मूलन किया जाएगा? जबकि नक्सलवादी हमले में हमारे राज्य के बड़े नेता, देखियो कांग्रेस के नेता तो थे ही, पर हमारे राज्य के भी नेता थे, आदरणीय नंद कुमार पटेल जी, आदरणीय महेंद्र कर्मा जी, आदरणीय विद्याचरण शुक्ला जी, इन सबकी जाने गई हैं। उसके बावजूद जब इनके राज्यसभा सांसद छत्तीसगढ़ से जो बिहार के बाहरी व्यक्ति को बनाया गया है, वो जब आती थी वो कहती थी कि नक्सली हमारे भाई बहन हैं। ये क्या बात कर रहे हैं? राजबब्बर बोलते थे ये तो अपने हैं, इनके राज्यसभा सांसद। कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर रखना चाहिए कि वो अर्बन नक्सलियों के साथ कितना है और कितना नहीं है। देखिए यहाँ पर इन्होंने भी, माननीय प्रवक्ता जी ने भी इशारे से ही अर्बन नक्सलियों का समर्थन देने की बात कर दी, मानवाधिकार की बात करके इनको मारा गया। अरे आज युद्ध का वक्त है, आज आप जवानों का हौसला बढ़ाइए। और सिर्फ नक्सलवाद के विरुद्ध मोर्चे में नहीं, जब पुलवामा हुआ था, जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ था, जब उरी हुआ था, तब भी इनके नेताओं ने फुटेज मांगे थे, वीडियो मांगे थे, सबूत मांगे थे। उन्होंने उस घटना पर यकीन करने से मना कर दिया था। और आगे भी 3-4 दिन के अंदर जो घटना होने जा रही है, आप देखिए कैसे विलाप चालू होगा पूरे देश में। और खास तौर से कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो कैसे विरोध करते हैं कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में पानी। अभी देखिए कल की घटना सुन लीजिए आप, इनके बड़े नेता मणिशंकर अय्यर जी बोल रहे थे आप पानी रोक देंगे, पानी को क्यों रोक रहे हैं आप, अभी से विधवा विलाप चालू हो गया। तो कैसी बातें कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता? इनको क्लियर करना चाहिए कि नक्सलवाद के खिलाफ इनका स्टैंड क्या है, लिखित में क्या वो स्वीकार करते हैं कि नक्सली को उन्मूलन करेंगे? सत्यप्रकाश जी, चलिए कांग्रेस का स्टैंड सर वो जानना चाह रहे हैं, करेंगे, बताइए कभी किया है? ठीक है सत्यप्रकाश जी, अभी जो ऑपरेशन चल रहा है क्या आप इसमें कहते हैं कि पूरी तरह से फ्री हैंडेड दे देना चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेस को, क्योंकि बहुत अच्छा ट्रैप वहां पर हो गया है, बहुत अच्छा जो अब तक नक्सली एम्बुश लगाते थे, पहली बार यह है कि वो हमारे पूरी तरह से घेरे में, कब्जे में लग रहे हैं, तो वहां पर कुछ नहीं देखा जाना चाहिए, सीधे मुक्ति मिलनी चाहिए नक्सलवाद से, ये स्टैंड आपका है? या आपको लगता है कि नहीं वहां पर भी एसओपी का पालन होना चाहिए, मानव अधिकार होने चाहिए, एक आदमी का पहले आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि वो नक्सली है कि नहीं है तो कहीं माइनर तो नहीं है, 18 साल से छोटा तो नहीं है, ये सब आप मांग करेंगे कि मानव अधिकारों को तो फिर भी सुरक्षित रखना होगा? देखिए अभिलाष जी, मैं इतना समझता हूं कि हमारे देश की सिक्योरिटी एजेंसी इतनी तो क्षमता रखती है कि वो पहचान पाती या उनको इंटेलिजेंस इनपुट मिल जाता होगा कि नक्सली कहाँ है या नक्सलियों का चहलकदमी कहाँ हो रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। वो ये हम आप एक स्थानीय लेवल पर बात कर रहे हैं, मगर
हमारे जवान जो उनको सब पता रहता है, क्योंकि अंदरूनी जो इंटेलिजेंस है उनके पास इनपुट आती रहती है। हम उसकी बात करते हैं कि आपके पास इनपुट है, आप नक्सली मारिए ना, फ्री हैंड छोड़िए। देखिए फ्री हैंड की जहां तक बात आपने की, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। फ्री हैंड आपको प्रदेश को भी देना पड़ेगा। यूनिफाइड कमांड का चेयरमैन कौन है? प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है। 1.5 साल हो गया है, उज्जवल दीपक जी बड़ी बातें कर रहे हैं। 1.5 साल में यूनिफाइड कमांड की कितनी बार बैठक हुई बता दीजिए। यूनिफाइड कमांड में क्या आपने ब्लूप्रिंट बनाया है बता दीजिए। यही हम बोलना चाह रहे हैं। अगर आप फ्री हैंड दे रहे हैं, फ्री हैंड प्रदेश को भी दीजिए ना। आप क्यों रिमोट कंट्रोल चला रहे हैं? एक बात। दूसरी बात देखिए, मेरे को थोड़ा समय दीजिए अभिलाष जी। उज्जवल दीपक जी ने बहुत बात की कि हमको क्या सिखा रहे हैं। अभी आप उज्जवल दीपक जी खुद बोल रहे हैं हमने अपने नेता खोए हैं। अरे आप तो वो लोग, अभी अमित शाह जी बोल के गए ना, आपके रमन सिंह जी बोलते थे केपीएस गिल को तनख्वाह लीजिए और बैठ जाइए, कुछ मत कीजिए। रमन सिंह हमारे भाई हैं। 2 ब्लॉकों 3 ब्लॉकों तक था नक्सली, वो 14 जिलों में 15 साल में चला गया था। रमन सिंह जी का जो गृह क्षेत्र कवर्धा, वहां तक नक्सली थे। हमारी सरकार बनी तो 600 से ज्यादा गांव नक्सली मुक्त हुए। उसमें रमन सिंह जी कवर्धे के बहुत सारे गांव हैं, दंतेवाड़ा के गांव हैं। अंदरूनी क्षेत्र में बता दूं, अंदरूनी क्षेत्रों तक जागमुरा तक हमने कैंप बनाए, 196 गांव में बिजली पहुंचाई। ये हमको क्या पता है? भानु प्रतापपुर में जो ठेकेदार था, जो नक्सली को सामान सप्लाई करता था, इनके पूर्व सांसद की गाड़ी से पकड़ाता है। जिला उपाध्यक्ष जगत पुजारा, वो नक्सली सामान सप्लाई करने में पकड़ाया जाता है। और आज लेखक सुधांशु चौधरी की किताब थी, उसका नाम वासु नहीं, जिसके न साफ तौर से उल्लेख है लता उसेंडी, विक्रम उसेंडी, इनके पिता कहीं ना कहीं नक्सली को उनके साहित्य छपवाने में मदद करते थे। और कभी भी उसेंडी फैमिली की तरफ से इसको नकारा नहीं गया है। इसलिए हम बोले हमको मत सिखाइए। और सबसे मैं तो बताऊं, शिव दयाल तोमर हत्याकांड में जो पोडियम लिंगा जो गिरफ्तार हुआ था, उसने बताया था कि कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं के साथ मेरी साठगांठ थी। और आज भी पूर्व मंत्री, अभी 2-3-4 महीने के पहले पूर्व मंत्री के ऊपर आरोप लगा कि उनके अकाउंट में इतना पैसा कहां से आया, टेरर फंडिंग के आरोप लगे। क्यों नहीं जांच करते? ये हमके क्या आरोप लगा रहे? इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपका अगर इतिहास उठा के देखे ना, तो जनता भरोसा इसलिए नहीं करती है कि आपने पिछले 15 साल में किया क्या है। आप चाहते तो 15 साल में लंदन बना देते। और हम विपक्ष अभी बोल रहे हैं। और ये हमको देखिए, ये थोड़ा सा और मैं बोलूं, ये अभी हमले की बात कर रहे थे। अरे जब मुंबई हमला हुआ था ना, तो मोदी जी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जब पुलवामा हमला हुआ था तो वहां फोटोशूट कर रहे थे। और अभी भी पूरा देश जब गमगीन है, तो चुनाव में व्यस्त है, तो प्राथमिकता आप खुद तय कर लीजिए कि प्राथमिकता कहां है। इसलिए बोल रहा हूं, विपक्ष के नाते हम हमेशा साथ देते हैं, या अभी भी साथ खड़े हैं। मगर आपको तय करना पड़ेगा कि विपक्ष को लेके चलना है, उनकी बातों को सुनना है, या आप एक हिटलरशाही की तरफ देश को, प्रदेश को ले जाना। चलिए ठीक है, तो ये बात तो अच्छी कही कांग्रेस ने, और ये बात बिल्कुल सच है, इसे कोई झुठला नहीं सकता, क्योंकि खुद तत्कालीन गृहमंत्री अमित शाह आते थे जब भूपेश बघेल सरकार में, तो वो पीठ ठोक कर जाते थे, कहते थे कि नक्सलवाद के मोर्चे पर एक अच्छी जंग हम लड़ रहे हैं और हमें कामयाबी बहुत तेजी से मिल रही है। तो अगर नक्सलवाद का ये सफाया होता है, तो बीजेपी और कांग्रेस की जो चिंता है कि किसे क्रेडिट मिलेगा, वो जाहिर सी बात है कि नक्सलवाद का सफाया अगर होता है तो पूर्ववर्ती सरकार, ये सरकार, केंद्र सरकार, और सबसे बड़ा क्रेडिट सुरक्षा बलों को जाएगा। लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि नक्सलवाद के बढ़ावे के पीछे भी सियासी बैकअप था। किस पार्टी का था, किसका नहीं, ये भी लोग जानते हैं। बिना सियासी सपोर्ट के, बिना पॉलिटिकल विल के, क्या कोई नक्सल संगठन इतनी बढ़ सकता है कि वो 2-3 ब्लॉक से निकल करके 14-15 जिलों में आ जाए? और अब जब सरकारों ने ठान लिया है, तो नक्सलवाद का खात्मा तय दिख रहा है। मतलब सरकार अगर चाहे तो वो कर सकती है, अब चाह लिया है, कर रही है, इसी बात की खुशी मनाते हैं। बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश जी, उज्जवल दीपक जी, आशुतोष ने हमारे साथ जुड़े थे, वहां से उनका भी बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। नमस्कार।